ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ रिकॉर्डिंग के पर्पज से कि जो आज का लेक्चर रहेगा वो मेनली जेई के क्वेश्चंस वाला रहेगा और नीट के बच्चों के लिए क्वेश्चंस आज कम मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप लोग यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन जो है आसान सा क्वेश्चन है, पर यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यूज किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ एक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ एक डाइपोल रखा हुआ है और यहाँ पे एक सिंगल चार्ज रखा हुआ है क्यू। पूछा है फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू की वजह से इस डाइपोल पे कितना फोर्स लगने वाला है। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस होते तब तो मैं सीधा सीधा कर लेता के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। लेकिन यहाँ पे तो डाइपोल है और अगर डाइपोल है तो इसकी वजह से कैसे फोर्स निकाला जाए। तो इसका करने का तरीका क्या रहेगा। तो इसके दो मेथड्स हैं। जो पहला मेथड है वो क्या कहता है कि भैया यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे हम जानते हैं एक माइनस क्यू है और यहाँ पे हम जानते हैं एक प्लस क्यू है। हम ये भी जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर आर दे रखी है आपको, ये डिस्टेंस आर दे रखी है तो ये एल है और ये भी एल है। हमारे पास दोनों पॉइंट चार्जेस से एक और एक फोर्सेस यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे हमें पूछा है डाइपोल पे फोर्स, तो मैं अगर इस सिस्टम पे फोर्स निकालना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों पे फोर्स देख लेता हूँ। क्यू की वजह से इस पे फोर्स और इस पे फोर्स, अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। क्यू की वजह से माइनस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, क्यू की वजह से प्लस क्यू पे इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। माइनस क्यू पास में है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, नेट फोर्स आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। कैसे करेंगे तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। जो नेगेटिव पे होगा तो मैं इसको एफ नेगेटिव लिख लेता हूँ, जो माइनस क्यू पे होगा या इसको माइनस क्यू कर लेते हैं। एफ ऑन माइनस क्यू ये आ जाएगा के क्यू क्यू बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और ऐसे ही जो प्लस क्यू पे आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू क्यू बाय आर प्लस एल का होल स्क्वायर। नेट फोर्स अगर बात करें एफ नेट ऑन डाइपोल तो वो आपके पास आ जाएगा एफ माइनस क्यू माइनस एफ प्लस क्यू और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, तो के क्यू क्यू कॉमन आ गया 1 बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ऐसे कैलकुलेशन आप जब करेंगे इसको फाइनली तो देखिए आंसर क्या आ रहा है। यहाँ से आ रहा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आपका एलसीएम आ गया। ऊपर जब जाएगा तो 2RL ये आपके पास बच जाएगा, तो ऊपर से आ जाएगा 4RL। एक्चुअली 2 + 2 4RL। कैसे आएगा ये देखिए, आप यहाँ से जब इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे तो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ऐसे यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। बीच में एक माइनस साइन है तो 2RL जो है वो ऐड हो जाएगा, आएगा 4RL। ये आपके पास फाइनल आंसर आया। इसको अगर और लिख लें तो लिख सकते हैं के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू 4RL। यहाँ पे ध्यान से देखें तो P डाइपोल जो है वो कितना है 2L और इंटू क्यू, दिस इज डाइपोल मोमेंट, उसको मैं लिख सकता हूँ P के बराबर। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2QP बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा यहाँ से। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा मेथड हो गया। दूसरा इसका तरीका एक आसान सा तरीका है, बहुत आसान तरीका। वो तरीका क्या है इस बारे में बात करते हैं। अच्छा यहाँ पे एक अजम्पशन भी आप देख सकते हैं। अजम्पशन आपको दे रखा है दिस 2L इज मच मच लेस देन आर। ये अजम्पशन में है, यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो ये जो L वाली टर्म है ये गायब हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आपके पास जो आएगा 2KP बाय आर। क्योंकि ये टर्म गायब हो गई तो आर से एक आर कैंसिल हो गया, बचा ये। तो दिस इज द फाइनल फोर्स ऑन द डाइपोल, एफ नेट ऑन द डाइपोल। ये आपके पास बन गया। लेकिन इसी का एक दूसरा मेथड अपने पास है, वो क्या है उस बारे में बात करते हैं। मेथड 2 जो हम देखें तो हम जानते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और यहाँ पे एक डाइपोल रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में अपने को फोर्स चाहिए। दिस डिस्टेंस इज आर और डाइपोल लेंथ यहाँ पे 2L दे रखी है। अगर ऐसा सिस्टम है ना तो जितना फोर्स ये चार्ज इस डाइपोल पे लगाएगा उतना ही तो फोर्स ये डाइपोल भी इस चार्ज पे लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। ये फोर्सेस हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू is equal to force on Q
ड्यू टू डाइपोल। और ये निकालना तो बड़ा आसान सा है। क्यों आसान है? क्योंकि मैं इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो F इक्वल टू क्यू ही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द पोजीशन ऑफ क्यू। कितना लिखा जाता है याद है? एक्शियल पॉइंट, ये डाइपोल है, ये इसका एक्शियल पॉइंट है। एक्शियल पॉइंट पे r डिस्टेंस पे कितना होता है इसका फील्ड? 2kp/r³। ये इसका फील्ड हो गया। और फील्ड होता है किस डायरेक्शन में? जिधर p वेक्टर होता है, तो फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि p वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब यहां से अपने को चाहिए फोर्स ऑन स्मॉल q, तो ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये आपका आंसर आ गया। F इज इक्वल टू 2kp इंटू क्यू बाय r³। ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, हमारा जो पहले आंसर आया था उसमें, अच्छा यहाँ पे अपन ने गड़बड़ कर दी थी ना, kp कहाँ गया? ओके ओके ओके, यहाँ होल स्क्वायर भी तो आएंगे भैया। यहाँ होल स्क्वायर आएगा, इधर भी होल स्क्वायर आएगा, यहाँ भी होल स्क्वायर आएगा, ऊपर एक k भी तो आएगा, तो यहाँ से r³ आपके पास बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए आंसर सेम आ गया आपके पास। यहाँ भी वही और आंसर है, ऊपर के 2kp। भी आएगा ना? हाँ हाँ, यहाँ k लिख ले भाई, और k लिख ले। सो 2kp/r³, यहाँ भी आ गया, और 2kp³ यहाँ भी आ गया। तो दोनों जगह से आपके पास आंसर सेम आ रहे हैं। और दूसरा मेथड आपको बड़ा आसान सा लगा होगा, बस आपको ये सोचने की देर थी कि भैया अगर इस पे फोर्स पूछा गया है तो वही फोर्स इस पे भी तो लगेगा, दोनों पे सेम फोर्स एक्ट करता है। जब सेम फोर्स लगता है तो हमने फोर्स निकाल लिया, आसानी से आंसर अपने को मिल गया। तो इतनी सारी कैलकुलेशन आपकी ये पूरी बच गई, ये पूरी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पे बच गई। इसको अपन थोड़ा जनरलाइज करते हैं, और जनरलाइज करके जब लिखते हैं तो हम इसका आंसर एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी एक डाइपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो उस टाइम पे उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स की वैल्यू होती है P इंटू DE/dr। This DE/dr is rate of change of electric field with distance या with position. This is rate of change of electric field with position या with distance। ये एक जनरलाइज फॉर्म में आपके पास बनता है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने ऊपर देखा इस फॉर्मूला से करना चाहूं, तो देखो क्या कर सकते हैं। कौन रखा हुआ है? डाइपोल। कहाँ रखा हुआ है? एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, और इस क्यू की वजह से एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहा है। मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है k⁴/r²। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस चेंज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ 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 यहाँ। इस डाइपोल के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो F कैन इजीली बी रिटन एज P इंटू DE/dr। तो D/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज k⁴/r²। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर बताते हैं। देखिए k और q तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए। 1/r² का डिफरेंशिएशन होता है -2/r³। सो फोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगा 2kp⁴/r³। दिस इज द फोर्स। माइनस साइन मैंने हटा लिया है क्योंकि यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। देखिए मॉड की बात यहाँ पे कर रहे हैं। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये अपन यहाँ से एनालिटिकल देख सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव के पास में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में ज्यादा आएगा। तो यस, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने वाले हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपके लिए बहुत काम का है। ये सारी बातें जेई के लिए हो रही है। नीट में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ना ही आपसे इस रिलेशन के बारे में बात की जाती है। नीट में आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि नीट वाले बच्चों को ये फॉर्मूला अगर ध्यान रहता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रहता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। पर हाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। आसान क्यों था? क्योंकि इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए ये वाले तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इस तरीके में कोई खास बात नहीं थी, आसानी से पूछ सकते हैं। आपने एक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, ये तो आपसे पूछा जा ही सकता है, और फिर F इक्वल टू क्यू ही किया, ये आपका आंसर आ गया। सो यस, ये तरीका जरूर आपसे पूछा जा सकता है, बट दिस कॉन्सेप्ट
नीट में नहीं पूछा जाएगा, जेई में तो पूछते ही है, क्वेश्चन आता ही है इस पे, आराम से इस पे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर है, या इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसको बोल सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम्ब पर मीटर है। इससे डी डिस्टेंस पे एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल मोमेंट पी। पूछा है बताइए फोर्स ऑन द डाइपोल, इस वायर की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा। तो अब अपन समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो डाइपोल सॉरी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड वायर, ये फॉर्मूला अगर अपने को ध्यान है तो अपन कर सकते हैं। फॉर्मूला इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर। ये हमने पहले किया हुआ है, प्रूव भी किया है इसे, हमने गॉस लॉ से भी प्रूव किया है इसे, और अदरवाइज भी प्रूव किया हुआ है। सो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ पे हम जानते हैं कि हर पॉइंट पे आर के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे पोजीशन पे चेंज होगा। यहाँ पे फील्ड, यहाँ हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा। सो दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी ई बाई डी आर। बस डिफ्रेंशिएट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सो पी डी ई बाई डी आर मतलब डी बाई डी आर ऑफ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डिफ्रेंशिएट करते हैं, सो पी लैम्डा कॉमन है, बाहर आ गया, कांस्टेंट है, सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1 बाई आर का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा 2 पी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द फोर्स जो इस पे एक्ट करने वाला है। अरे माइनस साइन में फिर से बता रहा हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम यहाँ पे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये आपको मिल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, यहाँ पे पास में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पास में पॉजिटिव चार्ज है, उसके करस्पॉन्डिंग हम बता सकते हैं कि जो इस पे फोर्स लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ भी एक अट्रैक्टिव फोर्स काम आने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी सारी सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखनी है। सिमिलरली एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, फाइंड फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम जानते हैं एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे जो डाइपोल है वो इस डायरेक्शन में है, आर इस डायरेक्शन में है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है वो इस डायरेक्शन में चलता है। आप आर अलग अलग पोजीशन पे देखेंगे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई वेरिएशन का सीधा सीधा हिसाब नहीं है कैसे इसमें वेरी करेगा। तो कोई बात नहीं, हम दूसरा वाला तरीका यूज करते हैं। हम जानते ही है मेथड 2 वाला जो हमारे पास था तरीका, क्या था? फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू क्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल। और ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इस डाइपोल के लिए ये कैसा पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है अपोजिट डायरेक्शन में होता है डाइपोल के, और कितना होता है के पी बाई आर क्यूब। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द पोजीशन ऑफ क्यू E is equal to kp by r क्यूब। तो यहां से आपके पास आ जाएगा फोर्स ऑन क्यू F is equal to QE. So answer is KPE by KPQ by R cube. This is the force जो इस पे लगने वाला है। खत्म बात, ये आपका आंसर आ गया। तो ये कुछ तरीके हैं जिन पे बेस्ड डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, डाइपोल से रिलेटेड फोर्स के क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हमें ध्यान होने चाहिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। इक्वेटोरियल पोजीशन पे डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आता है या फील्ड आता है, तो ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसा यहाँ पे पूछ लिया कि दो डाइपोल दे दिया, उनके बीच का फोर्स बताइए। अब ये दो डाइपोल्स हैं P1 और P2, इनके बीच का फोर्स बताना है। तो जेई एडवांस में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में तो मोस्टली नहीं पूछते हैं। जेई एडवांस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो जेईई एडवांस में अब जब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आपको कॉन्सेप्ट वही चमकना चाहिए कि भैया एक डायपोल जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स की वैल्यू होती है पी डी ई बाई डी आर ये अपने को अगर पता है तो अपन अपने सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है फोर्स ऑन P2 ड्यू टू P1, तो बेसिकली इस P1 की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको मैं E1 बोल देता हूँ, इसकी वजह से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1। और हम जानते हैं कि ये इसके लिए एक एक्सियल पोजीशन है, दिस इज द एक्सियल पोजीशन, तो E1 कैन बी रिटन एज 2kP1/r3, ये हम जानते हैं। भाई यहाँ पे डाइपोल है P1, इसकी वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, फॉर्मूला पता है एक्सियल पॉइंट पे 2kP/r होता है, r³ होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसा। जैसे जैसे r वेरी करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पोजीशन पे वेरी करेगा। तो बेसिकली ये जो P2 है ये इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब आप इसको भले ही भूल जाओ, इसका कोई मतलब नहीं है, आपने ये निकाल लेना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और यहाँ पे ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, दिस इज सफिशिएंट। अब इसके साथ अपन अपना काम कर सकते हैं। हमें पता है P कौन सा है जो यहाँ रखा हुआ है P2, d/dr ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा E1, इसका डिफरेंशिएशन करना है 2kP1/r³ का डिफरेंशिएशन करना है। तो P2 बाहर आ गया, 2kP1 बाहर आ गया, r³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, r⁻³ ऊपर है तो -3 बाहर आएगा, -4 हो जाएगा, तो -3/r⁴ दिस इज द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आपके पास फाइनल आंसर आ गया -6kP1P2/r⁴। माइनस को हटा सकते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अपन डायमेंशन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स। और आप फोर्स भी देख सकते हैं, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा और ये सबसे पास में यही है, तो ये डोमिनेट करेंगे। भाई यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, रिपल्सिव होगा लेकिन ये दूर है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा लेकिन ये भी दूर है, पॉजिटिव नेगेटिव पास पास में है, इनका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, तो फोर्स शुड बी एन अट्रैक्टिव फोर्स। इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा। और सेम फोर्स अगर आपसे पूछते कि बताइए फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2, तो भी आंसर तो सेम ही आता, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, जितना ये इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ही तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स की वैल्यू सेम आती, बस डायरेक्शन इसमें आप अट्रैक्टिव के हिसाब से बता देते। ये इसके तरीके होते हैं जब भी आपसे एक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो इस टाइप से क्वेश्चन सारे किए जा सकते हैं। सिमिलरली दो डाइपोल्स की इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी, इंटरेक्शन एनर्जी मतलब क्योंकि यहाँ चार्जेस हैं और जब भी चार्जेस होते हैं हम जानते हैं यहाँ पे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। हमने पढ़ा था ना कि दो चार्जेस रखे हैं Q1 Q2 किसी डिस्टेंस r पे, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k Q1 Q2/r, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन देम। तो ऐसे ही जब ये डाइपोल यहाँ रखे हुए हैं तो यहाँ पे तो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे चार चार्जेस हैं, इन सब के आप पेयर्स बनाएंगे। पेयर बनाना हमने सीखा था ना, पेयर्स कैसे बनते थे। अब इतने सारे पेयर्स की जब आप एनर्जी यहाँ लिखेंगे तो वो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा इस तरीके से लिखा जा सकता है कि दिस U is equal to P2 dV/dr where V is the potential due to P1 at the location of P2। तो पोटेंशियल कितना होता है हम जानते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू 1, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल के एट एनी पॉइंट, यहाँ पे V1 की बात कर रहे हैं किसी डिस्टेंस r पे, बिकॉज ऑफ दिस P1। एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है kp/, यहाँ पढ़ा था ना कितना होता था kp/r, सो सॉरी kp/r², दिस वाज द पोटेंशियल। तो लिख सकते हैं दिस विल बी kp1/r², पोटेंशियल ड्यू टू P1 एट अ डिस्टेंस r। और क्योंकि यहाँ के हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि r के साथ जैसे जैसे यहाँ से डिस्टेंस चेंज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। तो क्योंकि ये पूरा डाइपोल एक वेरिएबल पोटेंशियल में रखा हुआ है, तो हमें एनर्जी जब निकालनी है तो किया जा सकता है एनर्जी इज इक्वल टू P2 dV/dr। सो d/dr ऑफ दिस V1 इज kP1/r²। यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा अपना फाइनली P2 kP1, ये सब बाहर आ गए, 1/r² का होता है -2/r³, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनली U इज इक्वल टू 2kP1P2/r³। This is the potential energy या interaction energy of these two dipoles। ये आपका आंसर आ गया। तो आपको ध्यान रखना है ये दो रिलेशंस, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आप dV/dr करेंगे, जब आपसे फोर्स की बात की जाए तो आप dE/dr करेंगे। ये दो रिलेशंस आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है।
क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बताइए दो डाइपोल अगर इस तरीके से रखे हुए हैं, अब इनकी इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी? तो हमने अभी पढ़ा इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होती है, P2 या P1, जैसा भी आप करना चाहें। यहाँ पे आप P1 ले लीजिए, P1 dV/dr, ये इंटरेक्शन एनर्जी है। तो P1, इस डाइपोल को आप इसके पोटेंशियल में रख रहे हैं, P1 को आप इसके पोटेंशियल में रख रहे हैं। इसका पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, ये r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे है, इसकी वजह से अपने को यहाँ पे पोटेंशियल देखना है V2, यहाँ किसी पॉइंट पे। तो अपन कैसे देख पाएंगे? तो हम जानते हैं कि एक डाइपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है इसका cos थीटा कंपोनेंट की वजह से, ये आ जाएगा P2 cos थीटा इस डायरेक्शन में, और एट अ डिस्टेंस r इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा K P2 cos थीटा बाय आर स्क्वायर। कैसे आता था ये? हम फिर से यहाँ पे दो कंपोनेंट ले सकते थे ऐसे, ये P2 sin थीटा आ जाता था, और क्योंकि किसी भी डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल उसकी वजह से जीरो होता है, तो P2 sin थीटा का पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा, सिर्फ P2 cos थीटा का पोटेंशियल आएगा। तो लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो दिस इज V2, और यहाँ पे अपने को रखना है, तो ये आंसर आ जाएगा दिस d/dr ऑफ K P2 cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जल्दी से अपना आंसर बताते हैं। तो P1 अंदर है, ये बाहर है, यहाँ से K P2 cos थीटा पूरा बाहर आ गया, इधर आया -2/r³। देखो थीटा भी कांस्टेंट है ना, ये लोकेशन जो है वो तो कांस्टेंट ही है, इस एंगल पे बता रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा 2K P1 P2 cos थीटा बाय r³। दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ दीज टू डाइपोल्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वो किए जा सकते हैं। अब अपन कुछ जनरल क्वेश्चंस करते हैं जो पूरे चैप्टर से अपने रिलेटेड हैं, जितना अभी तक अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है उस पूरे से ये रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं अपने पास। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस मोशन के टाइप का क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल्स हैं, जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनका मोशन हो रहा है, आपसे पूछा गया उनके बीच की मिनिमम सेपरेशन। ऐसे तीन टाइप के क्वेश्चंस अपन यहाँ करने वाले हैं। देखिए एक क्वेश्चन कैसा है जिसमें ये फिक्स्ड है, दिख रहा है आपको ये फिक्स्ड है। दूसरा जो है वो फ्री टू मूव है और इन्फिनिटी से वो चल रहा है। एक टाइप का क्वेश्चन ये है, ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा तो इस पे लगातार अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, इस फोर्स की वजह से इसकी स्पीड धीरे 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 कम हो जाएगी और ये यहाँ आके कहीं रुक जाएगा, मान लीजिए यहाँ आके रेस्ट पे आ गया। तो आपसे पूछा गया कि ये मिनिमम डिस्टेंस बताइए, मिनिमम सेपरेशन, ये आपको पूछा गया। दिस आर मिनिमम कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। एक टाइप का क्वेश्चन क्या है जिसमें ये फिक्स्ड है, ये फ्री टू मूव है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें दोनों फ्री टू मूव है। और जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें, उसमें ये फिक्स्ड है लेकिन ये इसके लाइन पे ना होके थोड़ा सा ऊपर से चल रहा है। देखिए यहाँ से चल रहा है ना, ये इस लाइन पे नहीं है चार्ज, चार्ज थोड़ा सा ऊपर है, डी डिस्टेंस ऊपर है, और यहाँ से किसी वेलोसिटी के साथ आ रहा है। इसमें आपसे पूछा गया कि बताइए मिनिमम सेपरेशन कितना है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस अपन इसमें करते हैं। ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे मास में भी पूछे जा सकते हैं, कोलिजन के टाइम पे भी, और ये चार्ज से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहां पे पार्टिकल्स का मोशन की बात हो रही है, अपने पास जो पहली बात चमकनी चाहिए वो होती है एनर्जी कंजर्वेशन की, हमेशा। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मतलब मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया चार्ज Q2 और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गया, मोमेंटरी रेस्ट पे आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये फोर्स तो लगातार स्पेस डायरेक्शन में लग ही रहा है, ये फिर से पीछे की तरफ जाना शुरू कर देगा। मोमेंटरली जब रेस्ट पे आएगा उस टाइम पे ये आर मिनिमम अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इसको आर ही लिख लेता हूँ ताकि अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। दिस इज आर। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये तो फिक्स्ड है, इसका तो मोशन होगा नहीं, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के बीच की एनर्जी अपने को यहाँ पे लिखनी है।
हम जानते हैं कि जब दो चार्जेस होते हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाई आर, लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रहा है, आर अभी इन्फिनिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। फाइनली दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि ये भी रेस्ट पे आ चुका है और ये तो फिक्स्ड ही था यहाँ पे। एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज कैन बी रिटन एज के Q1 Q2 बाय आर। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब ये आर डिस्टेंस पे है, ये सिस्टम आपका है। तो यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, दिस आर कैन बी रिटन एज 2k Q1 Q2 बाय mv0 स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में होगा। सो दिस इज द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस पे बन सकता है। ये आपसे नीट और जेई दोनों में पूछा जा सकता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नीट और जेई ये दोनों के लिए पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है और अपना आंसर बताना है। एक टाइप का क्वेश्चन तो हो गया ये। अब करते हैं दूसरा। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि अब ये भी फ्री टू मूव है। इनिशियली ये रेस्ट पे है पर फ्री टू मूव है। अभी ये एट t इक्वल टू 0, दिस इज एट रेस्ट, बट दिस कैन मूव, ऐसा है। अच्छा, t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी v0 है इस डायरेक्शन में, और अभी ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। जब इन्फिनिटी पे है तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इस तरफ चलेगा वैसे वैसे इसके पास आता जाएगा। जब पास आएगा तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसको भी इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगा और ये भी चलना शुरू कर देगा। अब होगा क्या, सिचुएशन कैसी बनेगी कि भैया ये आ रहा है पास में, ये इस तरफ चलना शुरू कर चुका है क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। अच्छा, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव में रिपेल करेंगे। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, और ये वो समय है जब ये दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। ये वो टाइम है जब दोनों मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना या समझना जरूरी है। क्या होगा कि अगर मैं इसको 2 बोलता हूं तो 2 पे रिपल्सिव फोर्सेस हैं, रिपल्सिव फोर्स है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो समय के साथ कम होगी। 1 की अगर बात करूं तो फोर्स इस पे भी रिपल्सिव है, लेकिन इसकी वेलोसिटी वो समय के साथ बढ़ाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एट अ टाइम, एट एनी टाइम t, दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी, v1 शुड बी इक्वल टू v2, एंड दिस इज द टाइम जब उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मिनिमम सेपरेशन इस टाइम पे होगा। अच्छा, मिनिमम सेपरेशन इस टाइम पे क्यों होगा, आप खुद समझ पा रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है कि अगर ये इस तरफ लगातार चल रहा है, मान लो ये नहीं चल रहा था, ये यहाँ पे फिक्स्ड होता, तो क्या होता, ये इधर आ रहा था, धीरे 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 यहाँ तक पहुंचता, जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया, यहाँ पे रुक जाता, और दिस इज द मिनिमम सेपरेशन। पिछले क्वेश्चन में भी देखो तो मिनिमम सेपरेशन कब हुआ, जब ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे, दोनों की वेलोसिटीज अभी भी इक्वल हैं, दोनों जीरो हैं। तो मिनिमम सेपरेशन की कंडीशन हमेशा तब होती है जब दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो जाती है। आप ये खुद सोचिए कि ये आगे भागना शुरू कर रहा है और अपनी स्पीड लगातार बढ़ाता जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है पकड़ने को, लेकिन इसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। तो जब तक इसकी स्पीड इससे ज्यादा है तब तक तो ये क्लोज क्लोज इन करता रहेगा, मतलब ये इसके पास आता रहेगा। लेकिन एक बार इसकी स्पीड ज्यादा हो गई इसकी स्पीड से, तब ये तो आगे भागना तेज भागेगा, ये स्लो पकड़ेगा, तो ये सेपरेशन जो है इन दोनों के बीच का लगातार बढ़ता रहेगा। आप चोर पुलिस मान लीजिए कि आगे चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस पकड़ने को दौड़ रही है। अगर चोर की स्पीड पुलिस से ज्यादा हो गई तो क्या पुलिस कभी पकड़ पाएगी उसको? नहीं, उनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर पुलिस तेज भाग रही है और चोर जरा धीरे भाग रहा है, तो उनका बीच का सेपरेशन लगातार कम होता रहेगा। यही हिसाब यहाँ पे है कि शुरू शुरू में इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये क्लोज इन होते रहेंगे, सेपरेशन कम होता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब इनकी वेलोसिटीज बराबर हो जाएंगी, उसके बाद ये वेलोसिटी ज्यादा है और ये वेलोसिटी कम है, तो इनके बीच का सेपरेशन लगातार बढ़ता रहेगा। तो हमें चाहिए मिनिमम सेपरेशन, वो कब मिलेगा, जब दोनों की वेलोसिटीज हो जाएंगी बराबर, जब दोनों v वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो अब यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या हो गई, एक तो अपन इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जो भी फोर्सेस हैं इन दोनों के बीच के फोर्सेस हैं।
है ना, दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वही फोर्सेज हैं। तो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियली सिर्फ एक चल रहा है, एक तो रेस्ट पे है, एक चल रहा है m इंटू वी नॉट से। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये चल रहा है m इंटू वी नॉट से और ये है रेस्ट पे। अगर फाइनली देखें तो दोनों चल रहे हैं किसी वेलोसिटी v से, तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स mv। दोनों फाइनली किसी वेलोसिटी v से चल रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइम्स mv। तो यहाँ से आपको v वेलोसिटी मिल गई, दिस इज v नॉट बाई 2। तो वो वेलोसिटी जब ये v नॉट बाई 2 पे चल रहे होंगे दोनों, उस टाइम पे मिनिमम सेपरेशन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल एंड पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक चल रहा था वी नॉट से, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इंफिनिटी पे थे, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, वी से चल रहे हैं। वी की वैल्यू है वी नॉट बाई 2। दोनों फाइनली किससे चल रहे हैं, वी नॉट बाई 2 से। तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस समय इनका सेपरेशन है आर, तो के क्यू1 क्यू2 बाई आर, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से आप आर अपना कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ कैंसिल। यहाँ से आप देखेंगे तो 4 इधर आ रहा है, 2 इधर कैंसिल, तो ये 2 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर अगेन। ओके, हाफ या 1/4, 1/4 आएगा ना आई गेस। हाँ, हाफ माइनस 1/4, तो 1/4 यहाँ पे आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। इधर आ जाएगा 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर। इधर से आ जाएगा के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप अपना आर बता सकते हैं आसानी से। यहाँ से आप अपना आर बता पाएंगे, R is equal to 4k q1 q2 by m v naught square. So this is the separation, जो मिनिमम सेपरेशन इन दोनों के बीच में उस टाइम पे रहेगा। क्लियर? तो ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें दोनों फ्री टू मूव थे। अब आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। तो धीरे धीरे इनकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल बड़ा आसान सा था, आपने सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन किया। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ गया, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों करना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा और अच्छे लेवल का आ जाता है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स देखो कैसा लगेगा, ये तो है फिक्स्ड। ये जब पास में आएगा, लेट्स से ये कहीं यहाँ पे आ गया, इस टाइम पे इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये थोड़ा और आगे आएगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में, और आगे आएगा फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स इस पे लग रहा है। तो ये फोर्स जो है ना हमेशा इसको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो इसका मोशन होगा वो मोशन होगा कुछ ऐसा, इसका मोशन होगा कुछ ऐसा। ये लगातार इससे दूर की तरफ जाएगा, इस टाइप से इसका मोशन होगा। और अब आपको जब मिनिमम सेपरेशन पूछा गया है तो मिनिमम सेपरेशन होता है हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज द मिनिमम सेपरेशन जो आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज द आर जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इस टाइम पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ v1 है, जो पार्टिकल यहाँ पे है जो एक चल रहा है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ v1 वेलोसिटी के साथ ही चल रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो मान लीजिए इस टाइम पे ये किसी v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। अब आपको करना पड़ेगा कि r कितना है, ये मिनिमम सेपरेशन यहाँ पे कितना है। अब इसको कैसे करें? तो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर से आपको दो यहाँ पे इक्वेशंस चाहिए। तो जो दूसरी इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये आपकी एक इक्वेशन देगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों? तो जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब करते हैं? जब एफ नेट 0 होता है तो आप करते हैं कि पी शुड बी कंजर्व या पी शुड बी कांस्टेंट। ऐसे ही जब नेट टॉर्क किसी पे 0 हो तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है। ये एक हिसाब है अपने पास, रोटेशन में हमने पढ़ा भी था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये अपने को करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो होती है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब अगर अपन देखें तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये मास और वेलोसिटी यहाँ पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से? जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे। इस लाइन की, जो इसका मोमेंटम वाली लाइन है,
इस फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इज गिवन एज d। तो यहाँ पे आप इनिशियल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो लिखेंगे mv इंटू डी, दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, हमें इस लाइन की इस डायरेक्शन की डिस्टेंस चाहिए इस फिक्स पॉइंट से, दिस डिस्टेंस इज r। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज mv1 इंटू r। यहां से आपको मिल जाएगा v1 इज m से m कैंसिल कर देते हैं, तो v इंटू डी डिवाइडेड बाई r, दिस इज v1। एक इक्वेशन आपको यहां से मिली। अब अपन दूसरी इक्वेशन बनाते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एक चल रहा था mv नॉट से, दूसरा इन्फिनिटी पे था तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 बाय r। अब आप इस v1 को यहाँ पुट कीजिए, r के टर्म में आ रहा है, यहाँ भी r आ रहा है, r में एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहां से आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पे बता पाएंगे। ठीक है, v1 की जगह यहाँ पे पुट कर सकते हैं vd बाय r, इसको यहाँ पुट कीजिए, r में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको r मिल जाएगा यहाँ से। तो ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें एंगुलर मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे साथ में यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर है, यस और नो? यस सर। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व कर लिया, क्या कर लिया यहाँ पे? जैसे नेट फोर्स 0 होता है वैसे ही नेट टॉर्क अगर 0 हो तो टॉर्क यहाँ 0 क्यों है, इस बारे में बात कर लो जल्दी से। वैसे मीटिंग अपने खत्म होने वाली है तो अपन एक काम करते हैं कि नई मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर से इस पे थोड़ी सी बात करते हैं।